हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृतिका की पाठशाला में। दोस्तों, कल हम लोगों ने एनसीईआरटी की बुक से क्लास थर्ड ईवीएस का निचोड़ पढ़ा था। उसी क्रम में आज हम लोग क्लास फोर्थ एनसीईआरटी ईवीएस को देखेंगे। मैं आप सबको इस बात की गारंटी देती हूँ, जो सीटेट में ईवीएस का थ्योरी पोर्शन पूछा जाता है 15 नंबर का, वो क्वेश्चन इन्हीं सब जो एनसीईआरटी की क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ की जो बुक है उसी से क्वेश्चन थ्योरी से बनते हैं। अगर आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। इन्हीं तथ्यों में से घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक आज का क्या है? क्लास फोर्थ। क्लास फोर्थ में सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे, चलो चले स्कूल। क्या नाम है चैप्टर का? चलो चले स्कूल। तो जगह जगह के बच्चे अलग अलग साधनों, सड़कों और पुलों के माध्यम से स्कूल तक पहुंचते हैं। मतलब अलग अलग जगह पे जो बच्चे होते हैं जो स्कूल पढ़ते हैं वो अलग अलग साधनों से या सड़कों के माध्यम से या पुलों के माध्यम से स्कूल में पहुंचते हैं। जैसे हमारा असम राज्य है, असम राज्य के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने के लिए बस से बने पुल को पार करके स्कूल जाते हैं। असम के बच्चे बांस से बने पुल को पार करके स्कूल जाते हैं, क्योंकि असम में बारिश बहुत होती है। कभी कभी चारों तरफ घुटनों तक पानी पहुंच जाता है। फिर भी वहाँ के बच्चे स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को उठाते हैं और जल्दी जल्दी बांस से बने पुल को पार कर लेते हैं। मतलब असम के बच्चे स्कूल जाने के लिए बांस से बने पुल को पार करते हैं। और लद्दाख के जो बच्चे हैं, लद्दाख के बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए नदी को पार करते हैं। किसको पार करते हैं? नदी को पार करते हैं। नदी के आर पार मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों ओर से भारी पत्थरों या पेड़ों से बंधी रहती है। नदी के आर पार मजबूत लोहे की रस्सी होती है और यह दोनों तरफ भारी पत्थरों या पेड़ों से बंधी होती है। ट्रॉली, ट्रॉली किसे कहते हैं? जो लकड़ी से बना हुआ झूला, मतलब लकड़ी से बना हुआ झूला पुल्ली की मदद से इस रस्सी से सरकती है और 4 से 5 बच्चे इसमें बैठकर स्कूल जाते हैं। तो लद्दाख के बच्चे नदी पार करके स्कूल जाते हैं और असम के बच्चे बांस से बने पुल को पार करके स्कूल जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं केरल के बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। केरल के बच्चे स्कूल जाने के लिए लकड़ी की बनी छोटी नाव का प्रयोग करते हैं, जिसे बल्लभ कहते हैं। केरल के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने के लिए लकड़ी की छोटी बनी नाव का प्रयोग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बल्लभ कहते हैं। और राजस्थान के बच्चे ऊँट गाड़ी का प्रयोग करके स्कूल जाते हैं। जो राजस्थान के बच्चे हैं वो ऊँट गाड़ी का प्रयोग करके स्कूल जाते हैं। गुजरात के बच्चे जुगाड़ से स्कूल जाते हैं। और उत्तराखंड के बच्चे पहाड़ी इलाकों में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से स्कूल जाते हैं। जैसे आप लोग से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कहाँ के बच्चे लकड़ी के झूले से स्कूल जाते हैं, और 4 ऑप्शन दिया रहे, जैसे पहला असम दिया रहे, दूसरा केरल दिया रहे, तीसरा लद्दाख दिया रहे और चौथा राजस्थान, तो लकड़ी के झूलों का इस्तेमाल करके कौन स्कूल जाता है? तो लद्दाख के बच्चे लकड़ी के झूले का इस्तेमाल करके स्कूल जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कहाँ के बच्चे बल्लभ से स्कूल जाते हैं, तो बल्लभ से स्कूल कहाँ के बच्चे जाते हैं? आपके केरल के जाते हैं। और पूछा जाए क्वेश्चन कि कहाँ के बच्चे बांस से बने पुल के द्वारा स्कूल जाते हैं, तो वो कौन से हैं बच्चे? वो असम राज्य के बच्चे हैं। और पूछा जाए कि कहाँ के बच्चे जुगाड़ से जाते हैं, तो जुगाड़ से कौन बच्चे जाते हैं? गुजरात के बच्चे जाते हैं स्कूल। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट दिखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट चैप्टर कान कान में। क्या नाम है? कान कान में। तो देखिए, कान सुनने में मदद करते हैं। कान हमें सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं दिखते हैं। मतलब कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छेद होते हैं। जो पक्षी हैं उनके कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ क्या होते हैं? छेद होते हैं, जो पंखों से ढके होते हैं, इस कारण वो दिखते नहीं हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। और कुछ जानवरों को उनकी खाल से पहचाना जाता है। कुछ जानवर होते हैं जो अपने खाल के द्वारा पहचाने जाते हैं। और जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होती है उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है, ना कि जलवायु के कारण होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ कि जानवरों के बाल जो खाल होती है, खाल पर डिजाइन, वो किसके कारण होती है? तो वो उनके बाल के कारण होती है, ना कि जलवायु के कारण होती है।
यहाँ पे देखिए, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। मतलब जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं वे बच्चे देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। मतलब जिसके कान बाहर रहेंगे जिन जानवरों के, वे उनके शरीर पर बाल होंगे और वे बच्चे देते हैं, और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते वे अंडे देते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते। यहाँ पे देखिए, चमगादड़ अंडे ना देकर बच्चे देता है और व्हेल मछली अंडे ना देकर बच्चे देती है। ये दो अपवाद है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि निम्न क्वेश्चन बने कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला ऑप्शन आप लोग को दे दे, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। और दूसरा दे दे, जिन जानवर के कान बाहर नहीं दिखाई देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। और तीसरा दे दे कि जानवरों के खाल पर डिजाइन जानवरों के शरीर के बाल के कारण होती है, बाल की वजह से होती है। और चौथा आपका दे दे, कुछ जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं और कुछ के नहीं। तो पूछे कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे तो आपका चारों कथन सत्य है, तो उपयुक्त सभी आपका सही होगा। इसी तरह के कथन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सीटेट में पूछे जाते हैं। अगर आपको तथ्य मालूम रहेंगे तो आप सब सही कर लेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या है, नंदू हाथी। नंदू हाथी, तो यहाँ पे देखिए, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है। मतलब एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। जो हाथी है वह दिन भर में 100 किलोग्राम से ज़्यादा झाड़ियाँ और पत्तियाँ खा लेता है। यह बहुत कम आराम करता है और यह एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है, जिससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। उनके कान पंखे की तरह होते हैं। जब उनको गर्मी लगती है तो अपना कान हिलाकर हवा करते हैं। जो उनके कान हैं वो बड़े बड़े होते हैं तो पंखे की तरह काम करते हैं। जब उनको गर्मी लगती है तो हवा कर लेते हैं उसी को हिलाकर। हाथियों के झुंड में केवल हाथनियाँ या बच्चे होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि हाथियों के जो झुंड होता है उसमें केवल हाथनियाँ और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हाथनी और बच्चे होते हैं। मतलब एक झुंड में 10 से 12 हाथनी और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं। और जो ये नंदू की कहानी थी, तो नंदू हाथी भी 14 से 15 साल का जब हो जाएगा तो वह भी झुंड छोड़कर चला जाएगा। मतलब एक हाथी जन्म से लेकर 14 से 15 साल तक उस झुंड में रहता है। जैसे 15 साल कंप्लीट होते हैं वे सब अब झुंड को छोड़कर अलग रहने लगते हैं। इसीलिए आपको ये जो तथ्य है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इन्हीं तथ्यों में से आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर आपका क्वेश्चन बन जाए कि हाथी के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो आपका पहला ऑप्शन हो गया, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा पूछा दे दिया, हाथी बहुत कम आराम करता है या दिन भर में 2 से 4 घंटे सोता है। ये भी सही है आपका। तीसरा दे दिया, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है क्योंकि उससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। ये भी राइट है। और चौथा दे दे, उनके कान पंखे की तरह होते हैं। जब उनको गर्मी लगती है तो अपने कान को हिला के पंखा कर लेते हैं। तो ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त सभी आपका कथन सही है यहाँ पे। इसीलिए आप लोग को ये तथ्य बहुत अच्छे से आना चाहिए। सब चीज़ इसी में से क्वेश्चन बनेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या है, अमृता की कहानी। इसमें हम लोग देखते हैं अमृता की कहानी में खेजड़ी वृक्ष जो है वो राजस्थानी इलाकों में पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। खेजड़ी क्या है, एक वृक्ष है जो कि राजस्थानी इलाकों में पाया जाता है और इससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और जो इसकी छाल है, छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। जो छाल है इसकी खेजड़ी वृक्ष की वो दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। इस पेड़ की जो कलियाँ होती हैं, कलियों की सब्जी बनाई जाती हैं और इसकी पत्तियाँ वहाँ के रहने वाले जानवरों भी खाते हैं।
और इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। मतलब खेजड़ी वृक्ष की बहुत सी विशेषताएं हैं। यह राजस्थानी इलाकों में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी जो छाल होती है उससे दवा बनती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। इसकी जो कलियाँ होती है उसकी सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियाँ जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष की इतनी विशेषताएं हैं और इतनी विशेषताएं आप सबको पता होना चाहिए। तो इसी में से आपका क्वेश्चन बन सकता है। पूछेगा कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। अगर आपको सारे तथ्य मालूम रहेंगे तो आप लोग इसको कर लेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं अनीता की मधुमक्खियाँ। क्या है? अनीता की मधुमक्खियाँ। बिहार में जो मधुमक्खी पालन का समय माना गया है वह अक्टूबर से दिसंबर तक ज़्यादा बेहतर माना गया है। ये क्वेश्चन भी बनते हैं कि मधुमक्खी पालन का सबसे बेहतर समय कौन सा माना गया है। तो मधुमक्खी पालन का सबसे बेहतर समय अक्टूबर से दिसंबर माह माना गया है। तो और हम लोग देखते हैं इसमें, मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। मतलब मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती है जिसे श्रमिक मधुमक्खियाँ कहते हैं। और ये दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। मतलब मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है और इसमें कुछ नर मधुमक्खी भी रहते हैं और छत्ते में बहुत सारी श्रमिक मधुमक्खियाँ भी रहती हैं जो दिन भर काम करती हैं और फूलों से रस ढूंढती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है, जैसे जो श्रमिक मधुमक्खियाँ हैं, अगर किसी मधुमक्खी को उसमें से रस मिल जाता है तो वह एक विशेष प्रकार का डांस करती हैं। इससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है और रस से शहद बनता है। आपको पता है ये रस से क्या बनता है? शहद बनता है। और छत्ता बनाने का काम और बच्चों को पालने का काम भी श्रमिक मधुमक्खियों का है। छत्ता भी बनाने का काम श्रमिक मधुमक्खियों का है, बच्चे को भी पालने का काम श्रमिक मधुमक्खियों का है और रस ढूंढने का काम भी श्रमिक मधुमक्खियों का ही है। ये ना तो छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। अगर श्रमिक मधुमक्खियाँ ना हो तो ना छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ काम नहीं करते। जो नर मक्खी हैं मधुमक्खियाँ वो छत्ते के लिए कोई काम नहीं करते। और आगे देखिए, मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। मतलब मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं और सभी चींटियों का काम अपना अपना बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान देती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन लेकर बिल तक आती हैं। इसी प्रकार आपका दीमक और ततैया भी मिलजुल कर समूह में रहते हैं। जो दीमक और ततैया भी है वो भी मिलजुल कर समूह में रहते हैं। यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अगर आप लोग से पूछा जाए मधुमक्खी के हर छत्ते में रानी मक्खी होती है जिसका काम होता है, पहला ऑप्शन हो गया फूलों से रस ढूंढना, दूसरा हो गया इनका कोई काम नहीं होता, तीसरा हो गया अंडे देना और चौथा हो गया रस से शहद बनाना। तभी हम लोग ऊपर क्या देखे हैं, जो रानी मधुमक्खी होती है वो क्या देती है? वे अंडे देती है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि रानी मक्खी अंडे देती है। उनका काम ना फूलों से रस ढूंढना है, ना कोई काम करना है, ना शहद बनाना है, कुछ नहीं, बस उनको अंडे देना काम है। और एक बार में 1,00,000 अंडे देती है जो रानी मधुमक्खी है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग से ये पूछ ले, निम्न में से कौन समूह में नहीं रहते हैं? जैसे आपका ऑप्शन दे दे, एक आपका मधुमक्खी ही दे दे, दूसरा आपका चींटी दे दे, तीसरा आपका दीमक दे दे और ततैया दे दे और चौथा आपका दे दे मक्खी। तो आपको पता है ना कौन समूह में नहीं रहती? तो आपका मक्खी समूह में नहीं रहती। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का ओमाना का सफ़र। क्या है? ओमाना का सफ़र। तो ये है गांधीधाम, अहमदाबाद और बलसाड़ा, ये गुजरात में है। गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़ा आपका कहाँ पे है? गुजरात में है। जबकि कोझिकोड केरल में है। कोझिकोड कहाँ पे है? केरल में है। जिस ट्रेन, ओमाना एक लड़की है, वह ट्रेन से सफ़र कर रही है। तो जिस ट्रेन पर ओमाना को जाना था वह ट्रेन गांधीधाम से चली थी। वह ट्रेन कहाँ से चली थी? वह ट्रेन गांधीधाम से चली थी। ट्रेन के चलने से पहले
लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया, मतलब टीटी आया। उसने सभी की टिकटें देखी। ओमाना ने खाने का डिब्बा खोला जिसमें ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल व मिठाई थी। यह कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो ये आपका गुजरात का प्रसिद्ध व्यंजन है, जिसमें क्या क्या था? ढोकला था, चटनी था, नींबू वाले चावल थे व मिठाई थी। ओमाना ने सफ़र के दौरान महसूस किया कि सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भाग रही हैं। ओमाना जब अहमदाबाद पहुंची तो सूरज डूब रहा था। ओमाना जब बलसाड़ा स्टेशन पर पहुंची तो चाय के अलावा बटाटा बड़ा, पूड़ी साग, दूध, ठंडा दूध लोग प्लेटफार्म पे खरीद और बेच रहे थे। ओमाना ने भी खिड़की से केले और चीकू खरीदे। ओमाना के कोच में सुनील भी यात्रा कर रहा था, जो अपनी दादी के घर कोझिकोड केरल में जा रहा था। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए, जो आपका गांधीधाम अहमदाबाद बलसाड़ा है वो कहाँ पे है? गुजरात में है। और कोझिकोड आपका केरल में है। और गुजरात का फेमस डिश क्या है? तो आपका ढोकला है, चटनी है, नींबू वाले चावल है व मिठाई है। और बलसाड़ा स्टेशन का क्या है? तो आपका बटाटा बड़ा है, पूरी साग है, ठंडा दूध, नॉर्मल दूध, ये सब है। हम लोग देखते हैं खिड़की से। नेक्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? खिड़की से। 17 मई 7:30 पर ट्रेन मड़गांव पहुंची। कहाँ पे पहुंची? मड़गांव। मड़गांव गोवा में स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए, गोवा में मड़गांव स्थित है। ओमाना ने स्टेशन पर उतरकर चाय पी और अपने पानी की बोतल को भी भर लिया। गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंग और 200 पुल हैं। ये वाला तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, जो गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंग और 200 पुल पड़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गोवा से केरल तक जाने का रास्ता पहाड़ी वाले क्षेत्रों में आता है। तो गोवा से केरल तक जाने का रास्ता पहाड़ी वाले क्षेत्रों में आता है, इसलिए यहाँ पे 92 सुरंग और 200 पुल पाए जाते हैं, जिसमें से कई सुरंग और पुल बनाए गए हैं। फिर आपका 17 मई 12:55 पर ओमाना की ट्रेन उदीपी स्टेशन पर पहुंची। कहाँ पे पहुंची? उदीपी स्टेशन पे, जहाँ गर्मा गर्म इडली बड़ा खरीदा। जहाँ उसने क्या खरीदा? गर्मा गर्म इडली बड़ा खरीदा। ओमाना को वहाँ पर नारियल का पेड़ और चावल की खेती देखने को मिली। ओमाना को वहाँ पे क्या देखने को मिला? तो नारियल का पेड़ और चावल की खेती देखने को मिली। उदीपी जो कहाँ पे है? वो केरल राज्य में है। आपका कहाँ पे है? केरल राज्य में, जहाँ पर ज़्यादातर लोग क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। तो केरल में आपके नारियल के पेड़ बहुत पाए जाते हैं और वहाँ चावल की खेती ओमाना को देखने को मिली। और उदीपी आपका केरल राज्य में है, और जहाँ के जो लोग हैं वो सूती वस्त्र और साड़ियाँ पहनते हैं। आगे देखिए, 17 मई शाम 6 बजे केरल कोझिकोड में ट्रेन का आगमन हुआ। गुजरात से केरल तक पहुंचने में ट्रेन ने जिन जिन राज्यों पर का सफ़र किया वो इस प्रकार है राज्य, मतलब गुजरात से केरल तक पहुंचने में किन किन राज्यों का ओमाना ने सफ़र किया वो देखते हैं। तो कौन कौन से? गुजरात के बाद फिर महाराष्ट्र आया, गोवा, कर्नाटक, केरल, मतलब इतने राज्यों से होकर वो गुजरात से केरल पहुंची। अब केरल के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो केरल के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? मलयालम। गुजरात के लोग गुजराती भाषा बोलते हैं, और कर्नाटक के लोग कन्नड़ भाषा बोलते हैं। और गोवा के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो गोवा के लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। केरल में एक नाव है जिस नाव का नाम है फेरी नाव। यह एक बड़ी नाव है। तो यहाँ मतलब इस नाव पर एक साथ बहुत से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। तो इस नाव का क्या नाम है? फेरी नाव। तो रेल टिकट से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वह इस प्रकार है। इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं रेल टिकट से। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो रेल टिकट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती है। तो रेल टिकट पे आपका किराया लिखा होता है, कितने का है, ट्रेन का नंबर लिखा रहता है, सफ़र शुरू होने की तारीख लिखी होती है, ट्रेन के आने का समय लिखा होता है, ट्रेन के पहुंचने का समय लिखा होता है, सीट का नंबर लिखा होता है। और रेलवे टाइम टेबल से हमें, जब हम लोग स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो टाइम टेबल रेलवे का चलता है तो उससे हमको क्या जानकारी मिलती है, ये भी आप सबको पता होना चाहिए। तो ट्रेन किस समय स्टेशन पे पहुँचेगी ये हम लोग को पता चलता है, और किस समय स्टेशन से चलेगी ट्रेन ये भी हमको वहाँ से पता चलता है रेलवे टाइम टेबल से।
और कितनी दूरी तय करेगी ये भी हमको रेलवे टाइम टेबल से पता चलता है। गंतव्य स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी ये भी हमको पता चलता है रेलवे टाइम टेबल से। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपका जैसे बन गया, जैसे गांधीधाम, अहमदाबाद और बलसाड़ा किस प्रदेश में है। आपका 4 ऑप्शन दे दे, 4 प्रदेशों के नाम, केरल दे दे, राजस्थान दे दे, दिल्ली दे दे और आपका गुजरात दे दे। तो आपका इसमें कौन सा सही है, तो आपका गुजरात सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सब आपको लोग को तथ्य मालूम होने चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, हु तू तू। क्या नाम है चैप्टर का, हु तू तू, हु तू तू। तो कर्णम मल्लेश्वरी, कौन, क्या नाम है इनका, कर्णम मल्लेश्वरी, जो एक वेट लिफ्टर है। क्या है, वेट लिफ्टर, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली है, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और ये एक वेट लिफ्टर है। इनके पिता पुलिस में हवलदार थे। क्या थे, हवलदार थे। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करती थी। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो जब 12 साल की थी तभी से वेट उठाने का अभ्यास करती थी। कर्णम मल्लेश्वरी एक बार में 130 किलोग्राम का वजन उठा लेती हैं। जो ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो एक बार में 130 किलोग्राम का वजन उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर, मतलब अपने देश के बाहर कुल 29 मेडल जीते थे। कितने मेडल, 29 मेडल। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि कितने मेडल जीते, तो 29 मेडल जीते थे। उनकी बहनें भी रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। जो उनकी सिस्टर्स हैं वो भी रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि यह आंध्र प्रदेश की हैं, या एक वेट लिफ्टर हैं, और यह एक बार में 130 किलोग्राम का वजन उठा लेती हैं, या भारत के बाहर कुल 29 मेडल जीती हैं। इसी प्रकार आपका ज्वाला, लीला और हीरा, ये 3 बहनें हैं। कौन कौन, ज्वाला, लीला, हीरा, ये सब 3 बहनें हैं। ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों कबड्डी खेलती हैं और दूसरों को भी सिखाती हैं। मतलब 3 बहनें हैं, ज्वाला, लीला, हीरा, ये दोनों तीनों मुंबई में रहती हैं और ये सब क्या खेलती हैं, कबड्डी खेलती भी हैं और लोगों को सिखाती भी हैं। तीनों बहनें काफ़ी छोटी थी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तीनों बहनें काफ़ी छोटी थी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला। उनकी मम्मी और उनके मामा ने उन तीनों को पाला। तीनों बहनों ने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज इतने सालों के बाद भी चल रहा है। मतलब तीनों बहनों ने मिलकर एक कबड्डी का क्लब बनाया जो इतने सालों बाद भी प्रेजेंट में चल रहा है। ज्वाला और लीला बताती हैं कि आज 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। मतलब 50 साल पहले जब उन्होंने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। तो आप लोग को ये बस इसमें ये पता होना चाहिए कि ज्वाला, लीला, हीरा 3 बहनें थी। ये मुंबई में रहती थी और तीनों कबड्डी खेलती हैं। इन्होंने एक क्लब खोला जो वर्तमान में भी चल रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्या देखते हैं, फुलवारी। चैप्टर का क्या नाम है, फुलवारी। तो मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी चित्रकला है। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी चित्रकला है। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। ये त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ के घरों की दीवारों और आंगन में चित्रकारी की जाती है। मतलब मधुबनी एक चित्रकला है जो बहुत पुरानी चित्रकला है। या बिहार में मधुबनी नाम का एक राज्य भी है और बिहार में ही ये चित्रकला बहुत फेमस है। तो ये जब त्यौहार पड़ते हैं या खुशी का कोई मौका होता है तो सब लोग अपने घर के दीवारों पर, आंगनों में मतलब चित्र बनाते हैं। और चित्र किससे बनती है, तो ये चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। जो पिसा हुआ चावल, मतलब चावल को पीस लेते हैं, फिर उसमें कलर मिलाकर फिर रंगोली बनाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए ये नील का, हल्दी का, पेड़ों के रंग, फूल आदि का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये जो रंग हैं इसमें इन लोग नील का, हल्दी का, पेड़ों के रंग का, फूल का आदि का इस्तेमाल करके रंगोली चित्रकारी बनाते हैं दीवारों पर और आंगन पर। और चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु का डिजाइन बनाते हैं। जो मतलब मधुबनी पेंटिंग है जो आंगनों और दीवारों पर की जाती है उसमें इंसान का, जानवर का, पेड़ पौधे का, फूल का, पक्षी का, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु का फिगर बनाते हैं।
भारत में फूलों को खाया भी जाता है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश के लोग कचनार के फूलों की सब्जियां खाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कचनार के फूलों की सब्जियां खाते हैं और केरल के लोग केले के फूलों की सब्जियां खाते हैं। जबकि महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूलों के पकौड़े खाते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के लोग कचनार के फूलों के सब्जियां खाते हैं, तो केरल के लोग केले के फूलों की सब्जियां खाते हैं और महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूलों के पकौड़े खाते हैं। और दोस्तों, आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, फूलों का प्रयोग बहुत सी दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। जो फूल हैं उसका प्रयोग बहुत सी दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। और कुछ फूल जिनसे रंग बनाए जाते हैं, जैसे गुलदाउदी जिनिया, जैसे आपका गुलदाउदी जिनिया जो कपड़े को रंगने के काम आता है आपका। मतलब कुछ फूल से दवाइयाँ बनाई जाती है, कुछ फूल जिनसे रंग बनाए जाते हैं, जैसे आपका गुलदाउदी जिनिया जो कपड़ों को रंगने के काम आता है। कन्नौज जो है वो इत्र बनाने के लिए, मतलब सेंट बनाने के लिए विश्व विख्यात है। इत्र बनाने में बहुत सारे फूलों का प्रयोग किया जाता है और कन्नौज में वहाँ के आसपास के इलाकों में ट्रक में भर भर कर फूल लाए जाते हैं। मतलब कन्नौज में बहुत सारे फूल पाए जाते हैं और वहाँ के इलाकों में ट्रक से भर भर के फूल लाए जाते हैं, जिनसे गुलाब जल बनते हैं, केवड़ा तैयार किए जाते हैं। कन्नौज में इस काम को करने के लिए हजारों लोग लगे हुए हैं। मतलब कन्नौज में जो इत्र बनाया जाता है वो विश्व विख्यात है। तो ये सब आपको तथ्य मालूम होने चाहिए जो हम लोगों ने ऊपर देखा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या है, चू चू करती आई चिड़िया। क्या है नाम चैप्टर का, चू चू करती आई चिड़िया। अब यहाँ पे देखिए, ये घोंसलों से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा पक्षी कहाँ पे बनाता है घोंसला अपना। तो चलिए देखते हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। जो कोयल है वो अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कोए के घोंसले में अंडे देती है। जो कोयल है वो घोंसला नहीं बनाती है और वह कौए मतलब कौवा के घोंसले में अंडे दे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। तो यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए, जो कोयल है वो घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवा के घोंसले में जाकर अंडे दे देती है और कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। जो आपका नर वीवर पक्षी है वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं, फिर मादा वीवर पक्षी उन घोंसलों को देखती है और जो घोंसला उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसमें अंडे देती है। मतलब नर वीवर घोंसला बनाते हैं, दो से जब मादा वीवर आती है तो उसको जो घोंसला अच्छा लगता है उसी में अंडे देती है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तब वे घोंसला छोड़कर चले जाते हैं। मतलब पक्षी जो होते हैं जब उनको अंडा देना होता है तभी वो घोंसला बनाते हैं, और जब बच्चे अंडे से निकल जाते हैं तो घोंसला छोड़कर वो कहीं और चले जाते हैं। और दूसरे जानवर भी अलग अलग जगह पर रहते हैं। मतलब कई तरह के जानवर हम लोग के यहाँ पाए जाते हैं, जैसे कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ ज़मीन के नीचे, कुछ पेड़ों पर, कुछ पानी में। जैसे आपका शंकर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। शंकर खोरा एक पक्षी है जो अपना जो घोंसला होता है वह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ बनाता है। घोंसला बनाने में क्या क्या प्रयोग किया जाता है अगर आप लोग से पूछे तो घोंसला बनाने में बाल का प्रयोग करते हैं पक्षी, बारीक घास का प्रयोग करते हैं, पतली टहनियाँ का प्रयोग करते हैं, सूखे पत्तों का प्रयोग करते हैं, रुई का प्रयोग करते हैं, पेड़ की छाल के टुकड़ों का प्रयोग करते हैं और पत्तों के चीथड़े का भी प्रयोग करते हैं। अगर आप लोग से पूछा जाए घोंसले बनाने के लिए जो चिड़ियाँ हैं वो किस किस चीज़ों का प्रयोग करती हैं तो आप लोग क्या बताएंगे, तो वो सब क्या करती हैं, बाल का प्रयोग करती हैं, बारीक घास का प्रयोग करती हैं, पतली टहनियों का प्रयोग करती हैं, सूखे पत्तों का प्रयोग करती हैं, रुई का प्रयोग करती हैं, पेड़ की छाल के टुकड़ों का प्रयोग करती हैं और पत्तों के चित्रों का प्रयोग करती हैं। जो दर्जन चिड़िया होती हैं वो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल लेती हैं। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंचों से पत्तों को सिल लेती हैं और उनके बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती हैं। मतलब दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिलती हैं, फिर उसके बीच में एक थैली बनाती, फिर उसी में अंडे देती हैं। और जो आपका कौवा है वह पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कौवा कहाँ पे बनाता है, पेड़ की ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है।
फाख्ता आपका कहाँ बनाता है? तो फाख्ता आपका यह कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। कहाँ पे? कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला कौन बनाता है? फाख्ता। गौरैया आमतौर पर घर में अपना घोंसला बनाती है। जो गौरैया है पक्षी, वो आमतौर पर घर में अपना घोंसला बनाती है। कलचीड़ी यह अपना घोंसला बनाने के लिए पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई का इस्तेमाल करती हैं। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आप लोग से पूछ ले कौवा कहाँ पे अपना घोंसला बनाता है, तो कौवा पेड़ की ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। और जो शंकरखोरा है वो लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो आपका इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप लोग को तथ्यों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्या देखेंगे? गिरजू भाई बधेका। नेक्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? गिरजू भाई बधेका। गुजरात के रहने वाले गिरजू भाई बधेका ने कई किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखे हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये गुजरात के रहने वाले हैं और यह एक राइटर हैं। इन्होंने बहुत से किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखे हैं। तो जो गिलहरी और चूहे हैं, इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये हमेशा कुतरते हैं ना, इसीलिए। तो गिलहरी और चूहे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं, पर वे अपने शिकार को चबा कर नहीं खाते, बल्कि पूरा निगल जाते हैं। सांप के दांत कैसे होते हैं? तो वो नुकीले होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को चबा कर नहीं खाते, डायरेक्ट निगल जाते हैं। और दोस्तों, जो बिल्ली के दांत होते हैं वो भी नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने का काम करते हैं। जो बिल्ली के दांत होते हैं वो भी नुकीले होते हैं, जो मांस को काटने और फाड़ने का काम करते हैं। तो गिलहरी और चूहे के दांत बढ़ते रहते हैं। और जो ये सांप है, सांप के भी दांत नुकीले होते हैं, बिल्ली के दांत भी नुकीले होते हैं। पक्षियों की चोंच लंबी होती है। पक्षियों की चोंच लंबी होती है, कुछ की नुकीली होती है तो कुछ की सीधी भी होती है। जो पक्षी हैं उनकी चोंच लंबी होती है, कुछ की नुकीली होती है तो कुछ की सीधी होती है। पक्षियों के जो पंजे होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जो पक्षी पानी में तैरते हैं उनके पंजे आपस में जुड़े होते हैं। मतलब जो पक्षी पानी में तैरते हैं उनके पंजे आपस में जुड़े होते हैं। और शिकार करने वाले पक्षियों के जो पंजे होते हैं वो नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? नुकीले, जो शिकार करते हैं पक्षी। और पक्षियों के दुश्मन भी कई होते हैं, जैसे आपका कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहा। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। क्या नाम है चैप्टर का? पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। जो कर्नाटक का होलगुड़ी गांव है, वहाँ पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। मतलब वहाँ के लोगों को पानी, मतलब हमेशा वहाँ पानी कमी रहती थी, तो इसलिए वहाँ के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। बारिश के दिनों में कुओं में पानी रहता था। सूखा पड़ने के कारण, मतलब एक बार वहाँ पे सूखा पड़ा, तो सूखा पड़ने के कारण ना ही पानी पीने के लिए था, ना ही जानवरों के लिए था, और ना ही खेती के लिए था। और पानी की कमी से हार मानकर मजदूरी करने बाहर शहर जाना पड़ता था लोगों को। मतलब पानी की कमी के कारण वहाँ के जो मतलब लोग थे वो मजदूरी करने दूसरे शहर जाने लगे। और जब परिवार के लोग जा रहे हैं तो बच्चों को भी अपना स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ शहर जाना पड़ा। तो वहाँ की गांव की पंचायत भी बहुत परेशान थी। जो आपका कर्नाटक है, कर्नाटक का जो गांव है होलगुड़ी, वहाँ के पंचायत भी बहुत परेशान थे। सब लोगों ने मिलकर इसके बारे में बात की। जो पानी की कमी थी, वहाँ पे सूखा पड़ा था, उसके बारे में सब लोगों ने मिलकर बात की। इस गांव की पंचायत की एक खास बात थी। वह खास बात क्या है कि इस पंचायत में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी भाग लेते थे। और इस पंचायत का नाम क्या था? तो भीमा संघ था नाम। क्या नाम था? भीमा संघ इस पंचायत का नाम था। तो बच्चों ने पूछा क्या पानी की दिक्कत पहले भी हमारे यहाँ ऐसी थी? तो बड़ों ने बताया नहीं, पहले ऐसा नहीं था। पहले पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी, उसमें बारिश का पानी बरस कर भर जाता था, और उसमें मछलियाँ भी होती थी, और आसपास हरा भरा भी रहता था। उस समय बाकी गांव, कुआं और तालाब में भी पानी भरा रहता था। बच्चों ने बड़ों के साथ टंकी को साफ कराने की मांग की। मतलब बच्चों ने जब बातें अपने बड़ों की सुनी कि पहले टंकी रहती थी, उसमें मछलियाँ रहती थी, अगल बगल हरा भरा भी रहता था, जैसे कुओं का पानी, तालाब, सब ये भी सब भरा रहता था। तो बच्चों ने जो टंकी थी उसको साफ कराने की बात कही और उसे हरा भरा बनाने की भी बात कही। तो पंचायत के लोगों ने पानी की टंकी को साफ किया। बारिश आई और टंकी में पहले की तरह पानी भर गया। उन्होंने उसमें कुछ मछलियाँ भी छोड़ दी। टंकी में पूरे साल अब पानी रहने लगा। आसपास का इलाका भी हरा भरा हो गया
और धीरे धीरे गांव के कुओं और तालाबों में भी पानी भरने लगा। भीमा संघ की इस कामयाबी से अब गर्मियों में भी किसी को गांव को छोड़ के जाना नहीं पड़ता। मतलब इन्होंने जो वो टंकी साफ की, उसमें फिर से बारिश हुई तो बारिश का पानी इकट्ठा हुआ, फिर उसमें मछली डाल दी, हरा भरा हुआ। इस कामयाबी के कारण अब लोगों को गर्मियों में भी छोड़ के अपना गांव नहीं जाना पड़ता। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, जड़ों की जाल। क्या है जड़ों की जाल? ऑस्ट्रेलिया में एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम क्या है? रेगिस्तानी ओक। ऑस्ट्रेलिया में आपका एक वृक्ष पाया जाता है जिसका क्या नाम है? रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई 3 से 4 मीटर तक होती है। इसकी ऊंचाई पूछे कितनी होती है, तो इसकी ऊंचाई 3 से 4 मीटर होती है। किसकी? रेगिस्तानी ओक की, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और पत्तियां भी बहुत कम, मतलब इसमें पत्तियां बहुत कम पाई जाती हैं। और इसकी जड़ें जमीन तक पेड़ की ऊंचाई के 30 गुना नीचे तक जाती हैं। इसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन से पेड़ की ऊंचाई के 30 गुना नीचे तक जाती हैं। और इस पेड़ की जड़ें ज़मीन तक तब तक जाती हैं जब तक पानी ना मिल जाए। मतलब इसकी जो जड़ें हैं रेगिस्तानी ओक की, वो तब तक नीचे जाती हैं जब तक इनको पानी ना मिल जाए। पानी पेड़ के तने में जमा होता है। जो पानी है वो पेड़ के तने में जमा होता है। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते हैं कि जब इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने में पतला पाइप लगाकर पानी को निकाल लेते हैं। मीन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में एक प्रकार का वृक्ष पाया जाता है जिसका क्या नाम है? रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई 3 से 4 मीटर तक होती है। इसमें बहुत ज़्यादा पत्तियां नहीं पाई जाती और यह तब तक मतलब इसकी जड़ें तब तक नीचे जाती हैं जब तक इसको पानी न मिल जाए। और जब लोगों को पानी की कमी होती है तो इसी की जड़ों में पतला पाइप लगाकर पानी निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या है? नेक्स्ट चैप्टर है आपका मिलकर खाएं। क्या नाम है चैप्टर का? मिलकर खाएं। असम में बिहू के पर्व पर लड़कियों और घास फूस के एक झोपड़ी नुमा घर बनाया जाता है। असम में मतलब जो बिहू का पर्व होता है उसमें लड़कियां नृत्य करती हैं और वहाँ के लोग घास फूस से एक झोपड़ी नुमा घर बनाते हैं, उसी के अगल बगल डांस करते हैं। और जो ये घर बनाते हैं उसको भेला घर कहते हैं। क्या कहते हैं? भेला घर। गांव के लोग इसके चारों ओर एकत्र हो जाते हैं और ज़्यादा औरतें पीला वस्त्र धारण करती हैं और सभी मस्ती में झूमते हुए गीत गाते हैं और ढोल भी बजाते हैं। भेला घर को जलाया जाता है। जो भेला घर बनाते हैं लकड़ी से, झाड़ी से, उसको जलाया जाता है और लोग इसके चारों ओर खूब नाचते हैं। इसके पश्चात लोग केले के पत्तों पर खाना खाते हैं। केलों के पत्तों पर खाना मतलब जो आपका असम में बिहू का पर्व मनाया जाता है वह घास फूस से एक झोपड़ी नुमा घर बना लेते हैं जिसे भेला घर कहते हैं। और गांव के लोग इसके चारों ओर एकत्र होकर डांस करते हैं और औरतें इसमें ज़्यादातर पीला वस्त्र धारण करती हैं। और जब डांस वांस ख़त्म हो जाता है उसके बाद लोग खाना खाते हैं, वो भी केले के पत्तों पे। बिहू पर्व धान की नई फसल की कटाई पर मनाया जाता है। बिहू जो पर्व है अगर पूछा जाए कब मनाया जाता है तो नई फसल की कटाई पर मनाया जाता है। हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश पे है। यह एक गांव का नाम है। पोचमपल्ली मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के कोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली मुक्तापुर गांव के आंध्र प्रदेश के कोचमपल्ली जिले में है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। जो ये ज़िला है वहाँ के ज़्यादातर लोग क्या हैं? बुनकर हैं। इसलिए इस बुनाई को क्या कहा जाता है? पोचमपल्ली कहा जाता है। इस गांव के लोग बहुत पुराने समय से यह काम कर रहे हैं। तो आपका पोचमपल्ली मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के कोचमपल्ली ज़िले में है। इस ज़िले के ज़्यादातर लोग हैं वो बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम दिया जाता है। और इस गांव के लोग बहुत पुराने समय से यह काम कर रहे हैं। पोचमपल्ली भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती है। पोचमपल्ली में जैसे पोचमपल्ली में बनाया जाता है कुछ खास चीज़ें, वैसे भारत के कई इलाकों में भी कुछ खास चीज़ें बनाई जाती है। इन चीज़ों को उसी नाम के स्थान पर रख दिया जाता है। इन चीज़ों का नाम उस स्थान के नाम पर रख दिया जाता है। जैसे पोचमपल्ली का नाम रखा गया वैसे भारत के कई इलाकों में बहुत सी खास चीज़ें बनाई जाती हैं और उन चीज़ों का नाम उस स्थान के नाम पर रख दिया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है दूर देश की बात। क्या है? दूर देश की बात। अबू धाबी आपका दुबई देश की राजधानी है। अबू धाबी आपका दुबई देश की राजधानी है। यहाँ सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं।
यहाँ पर सिर्फ खजूर के पेड़ दिखाई देते क्योंकि वही ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। अबू धाबी में खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं क्योंकि यही एक ऐसा पेड़ है जो यहाँ पे उग सकता है। अबू धाबी में बहुत गर्मी पड़ती है और गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनते हैं। पूरा शरीर और सिर भी ढका रहता है, इससे वे तेज़ धूप से भी बचते हैं। तो अबू धाबी में कौन से वृक्ष उगते हैं जो सबसे ज़्यादा? तो खजूर के वृक्ष सबसे ज़्यादा उगते हैं। और अबू धाबी दुबई देश की राजधानी है। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है? चटपटी पहेलियाँ। क्या है? चटपटी पहेलियाँ। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। जो केरल राज्य है उसको मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल में स्थित अन्नामलाई की जो पहाड़ी है उसको इलायची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है और केरल में जो अन्नामलाई पहाड़ी है उसको इलायची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। केरल के घरों के आंगन में मसालों का बगीचा होता है। जो केरल के घर होते हैं उनके लगभग सभी के आंगन में मसालों का बगीचा होता है, जहाँ पर तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि प्रकार के मसाले बोए जाते हैं। अगर आप लोग से पूछा गरम मसाला, जो आपका गरम मसाला है वह कई मसालों से पिसा हुआ पाउडर होता है, जिसमें आपका जीरा, इलायची, लौंग, तेजपत्ता, दालचीनी आदि प्रकार के मसाले होते हैं। उन्हीं से को पीस कर बनाया जाता है गरम मसाला। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है? फौजी वाहिदा, जो कि जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली कमांडर भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। ये फौजी वाहिदा की बात हो रही है और भारतीय नौसेना के समुद्रों में काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। कौन? फौजी वाहिदा। वाहिदा ने जम्मू के मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई की। वाहिदा की 3 बहनें थीं। उनके पिता चाहते थे कि तीनों बहनों में से एक वकील या पुलिस बने, दूसरी डॉक्टर बने और तीसरी बच्चों को पढ़ाए। परेड में 36 बार चिल्लाकर निर्देश देने होते हैं और निर्देश इतने तेज़ी से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी को भी आवाज़ सुनाई दे। तो दोस्तों, हम लोगों ने जितने भी चैप्टर कवर किए इन सब के तथ्य आप लोग को अच्छे से मालूम होने चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन हल कर सकते हैं। और 15 से 15 क्वेश्चन जो EVS के थ्योरी से पूछे जाते हैं वो एकदम सही हो सकते हैं। तो आप लोग को तथ्य एकदम अच्छे से मालूम होने चाहिए कि किस चैप्टर में कौन सा तथ्य है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज हम लोगों ने क्लास 4th EVS को पूरी तरह से कवर कर लिया। कल मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आप सबको मेरी मेहनत ज़रा से भी अच्छी लगे तो अपने स्टडी मटेरियल ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया।